हेलो फ्रेंड्स। भारत के भूगोल का जो सीरीज चल रहा था उसमें ये 10वां सीरीज है, जिसमें हम भारत के भूगोल में जनसंख्या, संचार, परिवहन और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसलिए तीनों को इसी में कोई एक में कवर कर लेते हैं। शुरू करते हैं परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले देख लेते हैं सड़क नेटवर्क का कुल विस्तार। सड़क नेटवर्क में सबसे अधिक विस्तार देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है लगभग 1,44,000 किलोमीटर, जबकि राज्य मार्ग 1,67,000 और अन्य सड़कें लगभग 60 लाख है। यानी सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो 60 लाख किलोमीटर अन्य सड़कें हैं। और टोटल मिलाकर भारत में कुल सड़कों की लंबाई 63,31,000 किलोमीटर लगभग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक लंबाई यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जाती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 548 या NH 118। भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। भारत में रेलवे की उत्पादित इकाइयाँ हैं। पहला है चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में, जो 1950 में स्थापना की गई थी। किसका निर्माण करता है? तो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो तमिलनाडु में है, इसका निर्माण भी 1952 में हुआ था। ये सवारी डिब्बे का निर्माण करता है। यदि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की बात करें तो ये पंजाब में सन 1986 में स्थापना हुआ था। ये भी रेल डिब्बे का निर्माण करता है। डीजल ईंधन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में स्थापना हुआ। ये डीजल इंजन बनाता है। डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई था। ये भी डीजल इंजन बनाता है। तो दो को देख लिए, डीजल इंजन बनाता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला। और दो गो है जो सवारी डिब्बा बनाता है, रेलवे कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु और रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। जबकि एक ही ऐसा है जो विद्युत इंजन बनाता है, वो है पश्चिम बंगाल का चितरंजन लोकोमोटिव। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल कितना किलोमीटर? लगभग 3745 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की कुल लंबाई। महत्वपूर्ण राजमार्ग देख लेते हैं। NH 1 ये बाड़मूला श्रीनगर से लेह तक जाता है। दूसरा NH 2 डिब्रूगढ़ से मिजोरम तुईपांग तक। तीसरा लेह के अटारी तक जाता है, अटारी बॉर्डर यानी पाकिस्तान के पास। NH 4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक जाती है। NH 5 फिरोजाबाद पंजाब से सिपकिला के समीप जाती है, जो इंडो तिब्बत सीमा पर है। NH 6 जोरबाट से सेलिंग तक जाती है, मिजोरम तक। NH 7 अजिल्का से माना उत्तराखंड तक जाता है। NH 8 करीमगंज से मशरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती है, जिसको पहले NH 44 कहते थे। NH 9 ये पंजाब से लेकर पिथौरागढ़ तक जाती है। NH 10 गंगटोक से लेकर फुलवाड़ी सिलीगुड़ी यानी बांग्लादेश बॉर्डर तक जाती है, सिक्किम से लेकर बांग्लादेश तक।
NH13 तवांग से वाकड़ो तक जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में ही है। NH16 कोलकाता से चेन्नई जो पहले NH5 था। NH19 नई दिल्ली से कोलकाता। NH17 पोरबंदर से सिलचर जो पूर्वोत्तर गलियारों को मिलाता है। NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक। NH34 गंगोत्री धाम से लखनौती सिवनी मध्य प्रदेश तक जाती है। NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH48 दिल्ली से चेन्नई तक। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक, गुजरात से पारादीप उड़ीसा तक जाती है। NH52 NH66 पनवेल से कन्याकुमारी तक। NH129 नुमालीगढ़ से लेकर कहाँ तक जाती है? दीमापुर नागालैंड के पास जाती है जो पहले NH39 जाती थी, अब हो गया है वो NH129। लास्ट है NH34, ये धरासू से यमुनोत्री तक जाती है जो उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है कोंकण। कोंकण रेलवे किन दो रेलवे को जोड़ता है? तो रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। प्रोजेक्ट हीरर के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जो भी जिले हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट हीरर चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो सिलीगुड़ से दार्जिलिंग स्टेशन को जोड़ा था। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर तय करती है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई है 450 किलोमीटर। आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत के 13 बंदरगाह। पहला कांडला, नाम परिवर्तित कर इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। दूसरा है मुंबई, जिसका नाम देश का जो संबंधित है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नावा सेवा, इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। माणमा गोवा निर्यात के आधार पर है गोवा में। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे छोटा है मंगलोर। कोच्चिन अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तूतीकोरिन, इसका नाम बीओ चिदम्बरम नाम किया गया है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। पारादीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, यह एक नदी पतन है। नदी पतन का मतलब है ऐसा पतन जहाँ पर नदियों से जो जुटा हुआ है। समुद्र जो है नदी से पूरी तरह से जुटा है, तो समुद्र से जहाज नदी के रास्ते अंदर तक आ जाता है, जो कोलकाता हल्दिया है। एन्नोर, ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। वधावन, ये देश का पहला मेगा पोर्ट है, वधावन महाराष्ट्र में। देख लेते हैं रेलवे जोन। टोटल कितने रेलवे जोन हैं भारत में? देखते हैं टोटल देखा जाए तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यदि देखा लीजिए तो दिशाओं के नाम पर यदि पूर्व में देखा जाए तो पूर्व रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम रेलवे कहाँ है? मुंबई, इंडिया गेट मुंबई। यदि इसका उत्तर रेलवे देखें, उत्तर रेलवे ये नई दिल्ली है, जबकि दक्षिण रेलवे चेन्नई। अब देख लेते हैं उत्तर पूर्व रेलवे यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। नेक्स्ट है पूर्व। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर और पश्चिम रेलवे कौन सा है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली।
नेक्स्ट है मध्य रेलवे, यदि पूछा जाए तो सेंट्रल मुंबई है, मुंबई सेंट्रल। जबकि यदि केवल पश्चिम रेलवे बोले तो मुंबई चर्च गेट है। वहीं यदि देखा जाए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर। और सिकंदराबाद दक्षिण पश्चिम रेलवे सिकंदराबाद। तो ये कुछ प्रमुख जोन्स थे। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना है। तो सागरमाला जो परियोजना है बंदरगाह के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने या यार्ड गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? अलंग। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला बंदरगाह है? ये चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। जो पतन का विशिष्ट, पतन करने का मतलब है छोटे छोटे नाव भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, या पूरे शहर के अंदर जहाँ पर आ सके बड़े बड़े जहाज। उड़ीसा तट पे कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। मार्मो गोवा पतन कहाँ पर है? गोवा में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं। पहला प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग। दूसरा है सदिया धुबरी जलमार्ग जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तीसरा है कोट्टम केरल जलमार्ग। चौथा है तमिलनाडु पुडुचेरी जलमार्ग। और पांचवा है पश्चिम बंगाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जलमार्ग। यदि सबसे बड़ा जलमार्ग देखा जाए तो हल्दिया और प्रयागराज से हल्दिया जो गंगा नदी भागीरथी होते हुए हुगली नदी तक जाती है, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। जिसमें सबसे लंबी तो प्रयागराज हल्दिया था, लेकिन दूसरी सबसे लंबी जलमार्ग है तमिलनाडु से पुडुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहने का मतलब है ऐसे हवाई अड्डे जहां से आप देश ही नहीं विदेशों में भी सफ़र कर सकते हैं। तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। कोच्चि हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये कोच्चि केरल में ही है। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। डेवोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। इसमें सबसे अधिक बार पूछा गया है कालीकट बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, और सबसे अधिक बार कोलकाता बंदरगाह, और छत्रपति शिवाजी और इंदिरा गांधी। ये सभी हर क्वेश्चन में आ चुके हैं। नेक्स्ट है डेवोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में पड़ता है। देवी अहिल्याबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और ऊपर देख लिए थे जलमार्गों की लंबाई में सबसे बड़ा जलमार्ग यही है, जलमार्ग नंबर 1, यानी जलमार्ग नंबर 1 वाटर नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट है मुंबई के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो ये न्यावा सेवा पतन का निर्माण किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक विभाग कब आरंभ किया था? सन 1986 ईस्वी में।
सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोच्चि विमानपत्तन है। सार्वजनिक कंपनी का है ये। सार्वजनिक कहने का मतलब है ये पब्लिक कंपनी का। अधिकांश जितने भी बंदरगाह है वो सब प्राइवेट ही होता है, लेकिन ये जो कोच्चिन बंदरगाह है ये सार्वजनिक है। भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1882 ईस्वी में। अब देख लेते हैं प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। पहला पाइपलाइन देख लेते हैं हजीरा से विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर। सलाला कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर। कंडला भटिंडा कितना है? 1331 किलोमीटर। मुंबई से पुणे मन्नाड 1389। दुलियाजान बम्बई गांव बड़ौनी 1405 किलोमीटर। नाहरकटिया नुमती बड़ौनी 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत 1174। बड़ौनी हल्दिया 943। बड़ौनी पटना कानपुर 1743। चेन्नई त्रिची और मदुरई 683 किलोमीटर। जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर और कोच्चि मंगलुरु 450 किलोमीटर। तो सबसे अधिक यदि देखा जाए तो कितना किलोमीटर है? 1870 किलोमीटर। कौन है? सलाला कोयली मथुरा पानीपत। और दूसरा है 1750 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। नेक्स्ट रख लेते हैं उद्योग। तो ये देख लिए थे परिवहन में राजमार्ग से परिवहन था, हवाई जहाज़ों के द्वारा कुछ हवा यानी वायु के माध्यम से जो परिवहन था, और सड़क के माध्यम से जो परिवहन था। तो तीनों परिवहन हमने देख लिया। अब देख लेते हैं उद्योग इंडस्ट्री कौन कौन है भारत में। पहला, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया भिलाई इस्पात। नेक्स्ट देखते हैं भारत में लौह इस्पात कारखानों की स्थिति। जमशेदपुर भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में पड़ता है। बर्नपुर छोटा नागपुर उड़ीसा में ही पड़ता है। भद्रावती बाबा बुदन पहाड़ी पे लगभग छोटा नागपुर पठारी के पास ही पड़ता है, उड़ीसा के पास। और दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के पास। राउरकेला भी उड़ीसा के पास। भिलाई जो है ये दिल्ली या राजहरा क्षेत्र है। नेक्स्ट है बोकारो, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। विशाखापत्तनम बेलाडीला के खानों से लौह अयस्क की प्राप्ति किया जाता है, लौह अयस्क की प्राप्ति। पारादीप ये कहाँ पर है? क्योंझ उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, यानी सबसे अधिक विदेशों से कमाई करता है? तो भारत का लौह और इस्पात, यही दो उद्योग है जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना किया गया। ये VVI क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा न गया हो। पहला क्या है? रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। ये तीनों जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? जर्मनी। दुर्गापुर किसके सहयोग से? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहायता से। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग भारत के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ये लौह इस्पात उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग देख लिए कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए।
सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ पर है? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना किस वर्ष 1945 में हुई थी? किस वर्ष कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम कौन कौन बनाता है। तो बाल्को बनाता है। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से ये स्थापित हुआ। और प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? तो ये देखें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। नालको फ्रांस की सहायता से उड़ीसा में ही 2 बना है। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल में। माल्को इटली के सहयोग से चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। वेदांता जर्मनी के सहयोग से झारसुगुड़ा है। तो ये जितने भी देख लिए ये सब क्या है? एल्युमिनियम कंपनी है। तो ऐसे भी एल्युमिनियम से याद कर लेंगे कि एल्युमिनियम एल से स्टार्ट होता है, तो इसके हर कंपनी में एल जरूर आपको दिखाई देगा। जैसे बाल्को एल, BAL, नाल्को NAL, हिंडाल्को DAL, इंडाल्को DAL, माल्को ML और वेदांता। ठीक है, केवल वेदांता में नहीं है, बाकी सब में। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये सब किस प्रकार की कंपनियां हैं? तो एल्युमिनियम उत्पादित करने वाली है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? सिंदरी, झारखंड में है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के सिसरा में किया गया था। जूट कारखाने। सरकारी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित है? कोलकाता के निकट हुआ था। भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज है। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो कागज उद्योग, यानी कागज उद्योग में पानी सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह अयस्क इस्पात कारखाना कौन सा है? तो देख लेते हैं स्वतंत्रता के पूर्व कहने का मतलब है बाद नहीं, स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले देख लेते हैं कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है। ये सब लौह इस्पात कारखाने हैं। कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में स्थापित हुआ। सांगची झारखंड में 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 में। भद्रावती कर्नाटक 1823 में। बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं कौन कौन से हैं? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। और लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग विकास बोर्ड 1990 में। और केंद्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। तो देख रहे हैं जितने भी संस्थाएं स्थापित हुए सब आज़ादी के बाद से ही स्थापित होना शुरू हो गया। 48 से लेकर लगभग 53-54 तक सारे बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? तो लौह अयस्क, कोकिंग कोयला यानी लौह अयस्क कोयला और चूना पत्थर, तो चूना पत्थर 1 के अनुपात में और कोयला 2 के अनुपात में, जबकि लौह अयस्क सबसे अधिक 4 के अनुपात में होता है। चूना प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा कब की गई? 1948 में औद्योगिक नीति अपनाई गई। 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ बना था? देश का प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में बना। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। अब देख लेते हैं महारत्न कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर करती है भारत में, जिसी पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा GDP निर्भर होता है। यह है महारत्न कंपनियां और कुछ नवरत्न कंपनियां और कुछ मिनी रत्न कंपनियां भी होती है।
तो पहले महारत्न देख लेते हैं। भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? लगभग कुल 13 है, जिसमें से कौन कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में किया गया, ये भी नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन देहरादून में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन गुरुग्राम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नई दिल्ली। ग्राम विद्युत निगम लिमिटेड नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा। तो इसमें जितने भी देख रहे हैं अधिकांश नई दिल्ली में ही है। कुछ कुछ ही है जो इधर पड़ता है, जैसे तीसरा नंबर पे जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ये देहरादून में है। उसके बाद 5वां नंबर पे कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में है। और 8वां नंबर पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई में है। और 10वां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन गुरुग्राम में है। और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा में है। बाकी सब के सब देखा जाए तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 1947 में मध्य प्रदेश में नेपानगर में खवाड़ी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी, 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। अब देख लेते हैं उद्योग एवं प्रमुख केंद्र। सूती उद्योग कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, यानी बिहार में भी एक है जूट उद्योग। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? कोयम्बटूर को। पीथमपुरा मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 14 नवरत्न कंपनियां देख लेते हैं। अब देख लिए थे 13 महारत्न, अब देख लेते हैं 14 नवरत्न। नवरत्न जो उससे थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन इनका भी योगदान भारत में बहुत अधिक है। यदि पहला देख लिया जाए एमटीएनएल 1986, बेल 1954, हेल 1940, एनएमडीसी 1958, नाल्को 1981, एएसआई 1961, एनएलसी 1956, आरआईएनएल यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम 1982, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड 1965, सीसीआईएल 1988, एनबीसीसी 1988, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन 1960, रेल विकास निगम 2003, राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स 1978 और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 1978। चलिए ये हो गया हमारा उद्योग खत्म। अब देखते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये बस एक ही पेज है, बस खत्म। तो देख लेते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन यानी जनगणना देख लेते हैं 2011, क्योंकि जनसंख्या है तो जनगणना इसी में पढ़ेंगे। पहला भारत की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत आ गया, ठीक है। कोई मिस्टेक में राज्य सूची मार देते हैं, लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है। जब तक संघ से आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी राज्य में जनगणना नहीं हो सकता है। ये भारत के 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट यदि देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितना है? 121 करोड़। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की कुल जनगणना कितनी जनगणना हुई? तो स्वतंत्रता के बाद पहले भी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद से 2011 तक केवल 7 जनगणनाएँ हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 7.5%। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, पता होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 2011 की जो जनगणना था ये भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी, लेकिन यदि बोला जाए स्वतंत्र भारत की कितनी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है
2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, यानी 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? बिहार का 1106। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति ही मात्र पाया गया। 2011 की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि 17.5% लगभग है। 2011 की जनगणना में पुरुषों की कुल कुल यदि आबादी देखा जाए तो 62 करोड़ और महिलाओं की 58 करोड़, और दोनों मिला के कितना हो गया? 121 करोड़। यदि 60-60 यदि दोनों को कर दिया जाए तो 120 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, लगभग 19 करोड़, जबकि बिहार का बोला जाए तो लगभग 10 करोड़ है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, सबसे कम 6 लाख है। जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। केंद्र शासित केवल राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित बोले तो दिल्ली। नेक्स्ट है भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम कौन कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत यानी सबसे ज़्यादा नगरीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पे? गोवा। गोवा में जाइएगा लगेगा जैसे बिल्कुल एकदम विदेश में आ गया है, सबसे अधिक नगरीकृत है। उसके बाद मिजोरम है जो भारत के पूर्वोत्तर में, और उसके बाद भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है। ये सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है 3। भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी नगरीय जनसंख्या तो है लेकिन घनत्व कहाँ अधिक है? तो ये तमिलनाडु में है। गोवा सबसे अधिक नगरीकृत है लेकिन वहाँ घनत्व नहीं है, सबसे अधिक घनत्व तमिलनाडु में है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो भारत में पुरुष साक्षरता लगभग 82% है। नेक्स्ट है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रहा था। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ी जिले में सबसे अधिक आदिवासी है। 2011 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। यही एक साल है जब नकारात्मक रही, नहीं तो उसके बाद ये बहुत ही पॉजिटिव रहा था, इतना कि चाइना को भी पछाड़ दिया। अब नकारात्मक होने का कोई सवाल ही नहीं भारत का जनसंख्या वृद्धि, इसलिए यह वर्ष वृद्धि विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया भी है कि भारत का वृद्धि विभाजक वर्ष कितना कब से कब है? तो 1911 से 1921 तक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन था? दिल्ली। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% है, जिसमें महिला साक्षरता कितना है? 65%, जबकि जस्ट इससे पहले देखे थे पुरुष साक्षरता कितना है? 82%। यानी यदि भारत की कुल साक्षरता यदि देखा जाए 73 है, तो 73 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 82% है महिला, और 73 से नीचे आएंगे तो 65% है महिला, 82% पुरुष है और 65% महिला है। दोनों का औसत 73% भारत की कुल साक्षरता दर है। भारत की सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, 94% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल ही है। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक भी केरल में ही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार है, पूछने की बात ही नहीं है, सबसे न्यूनतम साक्षरता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। 2011 के जनगणना हुआ था तो, यानी कि भारत के मेघालय में देखा जाए तो स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है, यानी दोनों को सही रूप से शिक्षा दिया जा रहा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ये आपको याद रही चाहे नहीं, अंदाजे ही मार के चले, बिहार हर किसी भी चीज़ में देखा जाए तो बिहार सबसे पिछड़ा है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य क्या कौन सा है? तो ये बिहार है। हाँ, बिहार केवल एक ही चीज़ में आगे है, वो क्या है? भाषणबाजी में, बस, इसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो लगभग 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये
हरियाणा है। लिंगानुपात कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है। यदि हम कहा जाए तो यदि 1000 लड़कों को खड़ा किया जाए यदि शादी के लिए तो कितने लड़कों की शादी होगा, तो उस पर महिलाओं की संख्या देखा जाए तो केरल में 1084 है, यानी लड़कों से अधिक है, यानी लिंगानुपात सबसे अधिक है। जबकि हरियाणा में देखा जाए तो 800 कितना है, 78 ही, 878, यानी देखा जाए तो लगभग 22 लड़के वहाँ पर प्रति 1000 में कुंवारे ही रह जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 0 से यदि 6 वर्ष देखा जाए तो 919 है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि जो बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 919 है, जबकि भारत का यदि कुल लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अनुसूचित जाति बहुत बड़ा चैप्टर है, बाद में देखेंगे। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसमें क्या क्या देखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले देखने योग्य बातें क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो 3 सबसे अधिक जनसंख्या याद रखेंगे। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश 19 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़ और बिहार 10 करोड़। अब यदि इसमें देख लेते हैं, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार के बारे में देख लेंगे कि बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है, लगभग 25% है। मैं बिहार से हूँ इसलिए बिहार के बारे में बता देता हूँ। इसका जनसंख्या घनत्व यदि बिहार का देखा जाए तो जन घनत्व 1106 है, जबकि लिंगानुपात कितना है, 918 है, और साक्षरता दर यदि देखा जाए तो कितना है, 61% से। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का देख लेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का देख लेते हैं। भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ है। प्रतिशत वृद्धि दर हर वर्ष लगभग 17.5% वृद्धि होता है। जनसंख्या घनत्व 382 है और लिंगानुपात 943 है और साक्षरता कितना है, 73% है, ठीक है। बस इसमें और कुछ देखने योग्य बात नहीं है।